अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे। तो जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियो जो थी वो थी क्वेश्चन नंबर 35 और आज की जो मेरी वीडियो है ये सॉल्व प्रॉब्लम की लास्ट वीडियो है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस या फिर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगी। तो जो मेरी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 36 की, सबसे पहले उसको रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है। If curl of A is defined according to the limiting process of problem number 35, find the Z component of curl of A। क्या करना है हम लोगों ने, ये हमारे पास अगेन या तो आपके पास इसकी डायग्राम गिवन होगी या फिर आप लोगों ने खुद इसको बनाना है। लेकिन जो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 35 किया था उसी से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, लेकिन अब वो लिमिटिंग प्रोसेस वर्ड यूज कर रहा है। लिमिटिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि हम लोगों के पास एक ऐसा कह लें कि एक प्लेन है या फिर कोई एक ऐसा रीजन है जो कि इनक्लोज्ड कर रहा है नीचे वाली सारी चीज़ों को, और किसी एक पॉइंट से जो है ये सारी चीज़ें नहीं गुजरती, बाकी सबसे हमारे पास इसकी मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, अगर आपने इसको ब्रीफली देखना है तो वो आप इसको जो है नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देख लें। लेकिन मैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी जो वो है डायग्राम उसको देख लेते हैं एक दफ़ा। डायग्राम आपके पास गिवन होगी क्वेश्चन में। अव्वल तो ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनको इसको समझना है। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास 3 एक्सिस गिवन है। अब 3 एक्सिस में हमारे पास ये एक छोटा सा प्लेन कह लें या फिर एक ऐसा रीजन है जो नीचे वाली सारी चीज़ों को कवर कर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या कह रहा है, हम लोगों के पास एक पॉइंट पी है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स आते हैं, और वो कह रहा है कि मेरे पास यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब एक मूवमेंट हो रही है किसकी, पॉइंट्स की। अब वो क्या कहते हैं कि अगर मैं ई वाले पॉइंट पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास ई एक्स माइनस चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाई 2, y माइनस चेंज इन y डिवाइड बाई 2 और z कंपोनेंट एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि z कंपोनेंट में ही हम लोगों ने चेंजिंग देखनी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइंड द z कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ ए। ये देखें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द z कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ ए। तो हम लोगों ने z कंपोनेंट फाइंड आउट करना है कर्ल ऑफ ए को फाइंड आउट करने के बाद। अब क्या करेंगे, अगर इसकी मूवमेंट देखें तो जब हम इस पॉइंट से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो मेरे पास x माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ये दोनों वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। सिमिलरली जब मैं इस साइड पे मूव करूंगी तो मेरे पास जो y वाला कंपोनेंट है, ये देखें इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये इसके पैरेलल है, तो ये नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन पॉजिटिव में, क्योंकि इस डायरेक्शन में y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो ये वाली सारी वैल्यूज x की पॉजिटिव हैं, इसलिए वो नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में। ठीक है, फिर इसकी अपवर्ड डायरेक्शन देखें तो अपवर्ड डायरेक्शन में अगेन जो है y। अब यहाँ पे देखें जो मेरे पास मूवमेंट अंदर की तरफ आएगी, ये वाली पॉजिटिव है, अंदर वाली x की नेगेटिव होंगी, तो जब इधर आएगा तो x की नेगेटिव हो जाएंगी, y वाली अगेन पॉजिटिव रहेगी, और जो मेरे पास z एक्सिस है वो एज इट इज रहेगा। फिर जब मैं यहाँ से यहाँ मूवमेंट करूँगी तो अगेन मेरे पास जो y वाला है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे पास मूवमेंट इस डायरेक्शन की है। अब मूवमेंट हम लोगों की इस डायरेक्शन की थी तो y पॉजिटिव था, इस डायरेक्शन पे हो गया तो y नेगेटिव आ गया। ठीक है, इस तरह से ये एक पॉइंट हमारे पास जो एक रीजन है इसको उसने कवर किया गया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी जो थोड़ी सी सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, let EFGH be a rectangle parallel to the XY plane with interior point PXYZ taken as midpoint as shown in the figure above। अब से क्या कह रहे हैं कि हमारे पास EFGH एक ऐसा रेक्टेंगल है जो कि पैरेलल है किसके, XY प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, विद इंटीरियर पॉइंट, जिसका इंटीरियर अंदर वाला पॉइंट कौन सा है, ये देखें इंटीरियर पॉइंट किसको कह रहा है, ये वाला जो पॉइंट है इसको वो इंटीरियर पॉइंट का नाम दे रहा है PXYZ का। अब क्या करना है हम लोगों ने, उसका नेक्स्ट लिखा है लेट A1 एंड A2 बी द कंपोनेंट्स ऑफ A एट पॉइंट B इन द पॉजिटिव x एंड y डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि मेरे पास A1 और A2 एक ऐसे मतलब किसके कंपोनेंट्स हैं, A के कंपोनेंट है, किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, इन द पॉजिटिव x एंड y डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है,
ये क्वेश्चन जो है इसमें हम लोगों ने ये एक मतलब जो क्लोज्ड कर्व है वो क्या कह रहा है, ये क्लोज्ड रीजन है। तो क्लोज्ड रीजन को हम लोगों ने अगेन लाइन इंटीग्रल लगेगा, लाइन इंटीग्रल सी है ए डॉट डी आर। अब उसने उसको ब्रेक कर दिया कितने रीजन्स पे, ये देखें अगर इस डायग्राम को हम लोग एक दफ़ा देखें तो मेरे पास मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट क्या थी, ई से एफ की जो है साइड पे थी। तो एक इंटीग्रल ई एफ, फिर नेक्स्ट एफ जी, नेक्स्ट जी एच या फिर एच जी, या फिर नेक्स्ट क्या आएगा ई एच या फिर ए जी। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्लोज्ड कर्व जो मेरे पास था वो 4 इंटीग्रल्स का सम है। ठीक है, तो हम लोगों ने उसको 4 इंटीग्रल्स के सम में ब्रेक कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, ये 4 इंटीग्रल्स के सम फाइंड आउट करने हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगी, बट का वर्ड लिख के कि जो मेरे पास ई एफ है उसकी वैल्यू अगर मैं ए डॉट डी आर फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास ए वन माइनस वन बाई टू पार्शल ए वन ओवर पार्शल वाई। अब वो क्या कर रहे हैं कि जो मेरे पास इस वाली साइड के ये वाली, अगर इसको वो एक ए वन का नाम दे रहा है तो इसके पैरेलल ये ए वन है, इसको वो नाम दे रहा है ए टू का तो इसके पैरेलल ए टू है। तो हम लोगों ने इस तरह से उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। पहले ई एफ के अलॉन्ग ये आंसर आया मेरे पास, और ई जी एच के अलॉन्ग मेरे पास कुछ इस तरह से पार्शली जब मैंने उसको इंटीग्रेट किया है तो मेरे पास कुछ इस तरह से आंसर्स आ गए हैं। फिर नेक्स्ट देखें एफ जी के अलॉन्ग ए टू के रिस्पेक्ट से आएगा, और एच ई के अलॉन्ग भी जो है ए टू वाले कंपोनेंट आएंगे। तो कुछ इस तरह से मेरे पास फाइनल आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, इंटीग्रेशन किस पे की गई है, ये जो मेरे पास इसके साथ वैल्यूज थी इन पे इंटीग्रेशन की गई है। ठीक है, जब मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर दी, नेक्स्ट लिखा है एक्सेप्ट फॉर इनफाइनाइटसिमल्स ऑफ हायर ऑर्डर देन चेंज इन एक्स एंड चेंज, या फिर आप इसको डेल एक्स डेल वाई भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो वर्ड डेल का वर्ड भी यहाँ पे इस तरह से यूज़ हुआ है, लेकिन इसको भी आप डेल ही पढ़ते हैं। लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस में चेंज इन एक्स या चेंज इन वाई भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, मैंने इस वाले पॉइंट पे एडिंग वी हैव अप्रॉक्सीमेटली। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, जब मैंने उन सब का सम करना है ना, मतलब उन सब को मैंने सम अप करना है और उस जो मेरे पास 4 इंटीग्रल्स में मैंने ब्रेक किया था उसमें लिखना है। तो कुछ इस तरह से फाइनल आंसर आएगा मेरे पास। फिर वो क्या लिख रहे हैं, देन सिंस चेंज इन एस किसके इक्वल है, चेंज इन एक्स चेंज इन वाई में। ठीक है, तो वो कहता है कि ये सरफेस मतलब डी एस के साथ क्या आता था डी एक्स डी वाई, तो वो कह रहा है ये डेल एस है तो वो डेल एक्स डेल वाई में आ जाएगा। फिर कह रहा है जेड कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू, जब वो कह रहा है कि जेड कंपोनेंट के साथ ही लेना है तो फिर कर्ल ऑफ ए का डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाएगा किसके साथ, के के साथ। फिर मैंने क्या करना है, ये वाली टर्म तो मेरे पास इसी साइड पे रहेगी, इधर मैंने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ ए डॉट के। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। और फिर मैंने क्या करना है, ये वाली साइड दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी और क्या आ जाएगा, चेंज इन एस इस साइड पे आ जाएगा। फिर मैंने उस पर लिमिट लगा देनी है, लिमिट लगाने के बाद डेल एस की जगह क्या आ जाएगा, चेंज इन एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो पे, चेंज जो मेरे पास चेंज इन वाई है वो भी अप्रोच कर रहा है जीरो पे, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, पार्शल ए टू ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल ए वन ओवर पार्शल वाई। तो ये हमारे पास जो z कंपोनेंट हम लोगों ने फाइंड आउट कर रहा था वो हमारा फाइंड आउट हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक लिमिटिंग प्रोसेस वाला क्वेश्चन है। आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेन टॉपिक है वो कौन कौन से हैं, ग्रीन्स थ्योरम, डिवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। ज़्यादातर पेपर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आएगा। ये थोड़ा सा मैंने सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही नहीं, ये आप समझ लें कि थोड़ा बहुत सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।